औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। बेसिकली हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो केसी है उसकी दो मेन एप्लीकेशन है। पहली है कि प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है या रिवर्स में आ रहा है, ठीक है, या रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच चुका है। दूसरी एप्लीकेशन जो आज हम करने जा रहे हैं वो हमारे पास प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी कि हमारे पास फाइनल जब हमारे पास केसी की वैल्यू आती है वो उससे हम क्या इंडिकेट करते हैं कि ये रिएक्शन हो चुका है या रिएक्शन के अंदर यानी कि कितने रिएक्टेंट अभी बाकी हैं, कितनी प्रोडक्ट रहती है, या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो रेशो है वो क्या है, बेसिकली रिएक्शन किस हद तक हुआ है, या आप कह सकते हैं कि रिएक्शन के अंदर कितने रिएक्टेंट्स रह गए हैं और कितनी प्रोडक्ट्स जो है वो क्या है हमारे पास जो है ना वो प्रेजेंट है, यानी कि किस स्टेज पे जाके कौन सी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेशो पे जाके जो है ना इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो एस्टेब्लिश हुई है। ये बेसिकली हम फाइंड करते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के अंदर, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में। अच्छा, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पे जाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि जब भी हम रिवर्सिबल रिएक्शन करवाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आपको पता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों रिएक्शन होते हैं। अब फर्ज करें कि आपके पास जो है ना रिएक्टेंट है, एक रिएक्शन आप करवा रहे हैं जिसके अंदर रिएक्टेंट 50% जो है प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, तो ये पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता कि वो 50% प्रोडक्ट अगेन सारे का सारा रिएक्टेंट के अंदर आ जाए, ठीक है। ये पॉसिबल हो भी सकता है और पॉसिबल नहीं भी हो सकता। सम टाइम ये होता है, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं वो सारी प्रोडक्ट यानी कि रिएक्टेंट के अंदर वापस आ जाती है सेम टाइम में, सेम फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आ जाती है। लेकिन सम टाइम ये भी होता है कि अगर 70% रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर जा रहे हैं तो मे बी 30% प्रोडक्ट जो है वापस रिएक्टेंट में आ रही हो, सही है, या 10% प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आ रही हो, प्रोडक्ट ज़्यादा जो है ना वो स्टेबल हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि रिएक्टेंट समटाइम ज़्यादा स्टेबल होते हैं। वो रिएक्टेंट क्या है कि अगर प्रोडक्ट में 10% प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो मे बी जो है ना वो क्या है कि आप देख रहे हैं कि 10% जस्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, 90% रिएक्टेंट रिएक्टेंट की कंडीशन में ही है, ठीक है, यानी कि जस्ट 10% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गए हैं और इक्विलिब्रियम जो है ना डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया वहाँ पे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर कोई 100% श्योर नहीं होता कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा सारी की सारी प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आएगी, ये 100% श्योर नहीं होता। ये कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे होता है और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर सम टाइम जो है ना वो रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होते हैं। रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होंगे तो प्रोडक्ट कम बनेगी आगे, यानी कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहेगी डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज पे। और सम टाइम जब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगी, यानी प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगी तो मैक्सिमम रिएक्टेंट यानी कि 70 to 80%, 90%, इवन कि 95% भी रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे, और जस्ट अगर 95% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो जस्ट 5% क्या है कि प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आएगी, ये भी हो सकता है, सही है, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हो तो। ये जस्ट बताने का मकसद ये था कि जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है ये बेसिकली हमें यही चीज़ बताता है। जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है, हमारे पास जब फाइनल केसी की वैल्यू आती है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की वैल्यू आती है तो वो यही इंडिकेट करती है कि इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, या फिर दोनों की अमाउंट जो है वो कंपेरेबल अमाउंट है। ये हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताता है। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी इंडिकेट्स टू विच एक्सटेंट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, यानी कि किस हद तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, ये बेसिकली हमें क्या बताता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताता है। इट मेजर्स हाउ फार अ रिएक्शन प्रोसीड्स बिफोर एस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ना वो एस्टेब्लिश होने से पहले रिएक्शन किस हद तक प्रोसीड करता है, यानी कि रिएक्टेंट्स कितने जो है ना प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हैं और प्रोडक्ट्स वापस कितनी रिएक्टेंट के अंदर आती है। द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड बाई 3 पॉसिबिलिटीज़, 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनकी बेस पे हम जो है वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहली जो पॉसिबिलिटी है वो लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। अगर आप एक रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन के एंड पे जब इक्विलिब्रियम स्टेट यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश होती है तो जो केसी की वैल्यू आती है, अगर वो केसी की वैल्यू क्या हो, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू हो, यानी कि केसी की वैल्यू क्या हो, लार्ज हो, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लार्ज वैल्यू हो। द लार्ज वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स
एंड रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल एट इक्विलिब्रियम स्टेट। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास Kc की वैल्यू लार्ज आएगी, यानी कि ये लिखी हुई है यहाँ पे, ये हमारे पास एक रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी स्टेबल नहीं होती, ठीक है ना, तो जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है एक, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यानी कि कम चांसेस होते हैं दोबारा टूट के जो है ना वो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर आए, बहुत कम जो है ना यानी कि होता है ऐसे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट स्टेबल नहीं है बल्कि प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। तो हम प्रोडक्ट जब भी स्टेबल होगी तो हमारे पास Kc की वैल्यू एक्स्ट्रा लार्ज वैल्यू होगी, यानी कि 2.2 एक्सपोनेंशियल 10⁻²2। ये बहुत बड़ी वैल्यू है Kc की एट 1000 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पे बेसिकली ये लार्ज वैल्यू जो Kc की है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की है, यही शो कर रही है, यही इंडिकेट कर रही है कि इस रिएक्शन के अंदर मैक्सिमम जो है ना इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या है, प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट जो है यानी कि वो क्या है, नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल अमाउंट यानी कि ना होने के बराबर है। आप कह सकते हैं कि बहुत कम जो है ना क्वांटिटी प्रोडक्ट की दोबारा रिएक्टेंट में आ रही है, ऐसे नहीं है कि ये नहीं आ रही है। देखिए ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन में मस्ट फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत कम क्वांटिटी जो है ना प्रोडक्ट की दोबारा रिएक्टेंट के अंदर आ रही है, सही है। प्रोडक्ट यानी कि इसके अंदर मैक्सिमम प्रोडक्ट है, 95% प्लस है, आप कह सकते हैं 98% प्लस है, जबकि रिएक्टेंट जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में है क्योंकि रिएक्टेंट स्टेबल नहीं है। तो लार्ज वैल्यू ऑफ Kc ये इंडिकेट करती है। अब जब आपके पास फाइनल रिएक्शन हो जाता है तो आप रिएक्शन मिक्सचर के अंदर से रिएक्शन सैंपल लेते हैं, या फ़र्ज़ करें आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो आपको तो उस वक्त नहीं पता होता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखने से पहले कि इस रिएक्शन के अंदर कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर गए हैं या कितनी प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर आई है। तो आप एक जर्नल जो है ना अंदाज़ा लगाने के लिए आप क्या करते हैं, फिर उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकालते हैं। जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकालते हैं, अगर उसकी वैल्यू लार्ज आती है तो वो क्या इंडिकेट करेगी कि इसके अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट पे मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो क्या एग्जिस्ट कर रही है, और यानी कि नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यानी कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर है इक्विलिब्रियम स्टेट में। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। अगर Kc की वैल्यू जो है वो स्मॉल हो, वो क्या इंडिकेट करती है? The small value of Kc indicates that at the equilibrium has established with a very small conversion of reactant into products। जब बहुत छोटी वैल्यू आएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की, तो वो क्या इंडिकेट करेगी? वो इंडिकेट करेगी कि बेसिकली रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा स्टेबल है जबकि प्रोडक्ट्स जो है वो लेस स्टेबल है, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होंगे तो वो कम प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे, यानी कि नेग्लिजिबल अमाउंट उनकी जो है ना वो प्रोडक्ट के अंदर जाएगी, वो रिएक्शन यानी कि उसके अंदर मैक्सिमम प्रोडक्ट नहीं जाएगी, यानी प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बनेगी उसके अंदर, रिएक्टेंट की कंडीशन में रहेगी। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं, अमोनिया गैस है हमारे पास, ये जो है ना ये डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ बेसिकली ये जो अमोनिया है ये रिएक्टेंट है, और हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जो अमोनिया गैस है हमारे पास बेसिकली ये क्या है, ये स्टेबल रिएक्टेंट है। यहाँ पे जब ये स्टेबल रिएक्टेंट है तो जाहिर है कि ये प्रोडक्ट के अंदर यानी कि बहुत कम क्वांटिटी में जाएगी, यानी ये रिएक्टेंट फॉर्म में रहना ज़्यादा जो है ना वो पसंद करेगी। तो इस वजह से यहाँ पे Kc की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी आएगी। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc क्या इंडिकेट कर रही है कि रिएक्टेंट यहाँ पे मैक्सिमम है, ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट एट डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज, जबकि जो प्रोडक्ट्स है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में है, यानी कि प्रोडक्ट्स की जो है ना बेसिकली वो वापस रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर जा ही नहीं रहे, ठीक है। इट मीन्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर जब आप Kc की वैल्यू निकालेंगे डायनामिक रिएक्शन करवाने के बाद, रिवर्सिबल रिएक्शन करवाने के बाद, तो वहाँ पे रिएक्टेंट की क्वांटिटी मैक्सिमम होगी जबकि प्रोडक्ट की क्वांटिटी नेग्लिजिबल होगी इक्विलिब्रियम स्टेज पे, जब आपके पास Kc की वैल्यू बहुत छोटी आएगी। यहाँ पे आप Kc की वैल्यू देख रहे हैं 3×10⁻⁻⁹ है, ये जो कि बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू 0.00000 में जाके जो है ना ये वैल्यू आ रही है। समझ आ गई इस चीज़? आगे नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज। जब भी Kc की वैल्यू ना ही बहुत छोटी होगी ना ही बहुत बड़ी वैल्यू होगी, देन जो है ना फिर क्या होगा, फिर वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस रिएक्शन के अंदर जब हमने रिवर्सिबल रिएक्शन करवाया है, इसके अंदर
जितना रिएक्टेंट है उतनी ही प्रोडक्ट है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दोनों की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। यानी कि अगर 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर जा रहा है तो 50% प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर आ रही है, कहने का ये मतलब है। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों 50-50% है एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे। ये जो यानी कि कंपेरेबल वैल्यू शो करेगी हमारे पास, जो कि वैल्यू जो है ना ही ज़्यादा छोटी होगी ना ही ज़्यादा बड़ी होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अच्छा ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इंडिकेट्स द कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब आप फाइनल रिएक्शन करवा लेंगे तो वहाँ पे जब आप किसी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक दरमियानी वैल्यू आएगी 0.211। तो ये एक दरमियानी वैल्यू, ना ही बहुत बड़ी है ना ही बहुत छोटी है। तो ये क्या इंडिकेट कर रही है कि ये जो रिएक्शन है इसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों कंपेरेबल अमाउंट में है। ऐसे नहीं है कि रिएक्टेंट ज़्यादा है या प्रोडक्ट ज़्यादा है, बल्कि क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन जो है ना वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है, कंपेरेबल है। तो यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे पास डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है N2O4। ये भी गैस है। ये क्या है, ये डिकम्पोज होती रहती है किसके अंदर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मालिक्यूल के अंदर। यानी कि ये एक मालिक्यूल है N2O4 का, ये टूट के NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मालिक्यूल के अंदर डिकम्पोज होती रहती है, टूटती रहती है। इसी तरह ये NO2 के 2 मालिक्यूल दोबारा आपस में कंबाइन होकर N2O4 के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं। यानी कि जितने ये रिएक्टेंट है हमारे पास और ये प्रोडक्ट है, तो ये रिएक्टेंट जितना प्रोडक्ट में जा रहा है उतनी प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आ रही है। यानी कि ये दोनों जो है ना, यानी कि जो N2O4 गैस है ये बेसिकली NO2 गैस के साथ जो है ना, यानी कि दोनों के कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करती है। कहने का मतलब ये है। तो ये बेसिकली हमारे पास, आप देखें कि हमारे पास ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है इससे हम कितनी ज़्यादा जो है प्रेडिक्शन कर सकते हैं। एक तो हम रिएक्शन की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, यानी कि जब रिएक्शन हम करवा रहे होते हैं, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, इक्विलिब्रियम स्टेज, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज एस्टेब्लिश नहीं हो जाती अभी तक, तो हम वहाँ पे जो है ना थोड़ा सा सैंपल लेके रिएक्शन के अंदर से हम चेक कर सकते हैं कि अभी फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है या रिवर्स हो रहा है, या हमारे पास इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो क्या है, एस्टेब्लिश हो चुकी है या नहीं हो चुकी। यानी कि वो हमें डायरेक्शन, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, जो हमने एप्लीकेशन पढ़ी है उसके अंदर हम ये फाइंड कर सकते हैं। और जो आज हमने किया है प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इसके अंदर हम रिएक्शन का जो है ना वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। यानी कि रिएक्शन के अंदर कितने रिएक्टेंट हैं और कितनी प्रोडक्ट है। एट द एंड, एट इक्विलिब्रियम स्टेज हमारे पास रिएक्टेंट कितने कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट के अंदर, या प्रोडक्ट कितनी कन्वर्ट हुई है रिएक्टेंट के अंदर, यानी दोनों की हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। यानी कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारे पास दो बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, और इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। एक एक्टिविटी है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करें। ये दोनों जो क्वेश्चन है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अक्सर आते हैं पहले चैप्टर में से, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, और बहुत आसान भी हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग समझ के पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान हो गया। इसी के साथ भी अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।